नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जीएस विद आलम सर पे। दोस्तों, आज हम तीसरा हिंदी का टॉपिक क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया क्रिया को हम समझेंगे, क्रिया के प्रकार और भेद करेंगे और उसके बाद जो है अंत में हम जो है क्रिया के प्रश्नों को करेंगे। क्रिया के कुछ प्रश्न हैं, उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है अपना नोट्स ओपन कर लीजिए और इत्मीनान से 10 से 15 मिनट क्रिया को पढ़ लीजिए। भविष्य में किसी भी परीक्षा के लिए आप क्रिया के सभी प्रश्नों को कर ले जाएंगे। 100 में 100% प्रश्नों को आप आसानी से कर ले जाएंगे। जहां पर भी कठिनाई पूर्व में होती थी, सारी कठिनाई इस वीडियो में आपकी दूर हो जाएगी। चाहे वो संयुक्त क्रिया के बारे में पूछे या फिर क्रिया के बारे में पूछे या फिर धातु के बारे में पूछे, समस्त प्रकार के आपकी जो दुविधा है वो सब दूर हो जाएगी। सारी चीजों को कवर करेंगे। पूरा क्रिया आप ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद अंत में प्रश्नों को लगाया जाएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे ही क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना आदि सब क्रिया है। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उन सब को क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना, नाचना। अब क्रिया का निर्माण जो होता है वह धातु से होता है। धातु, क्रिया का निर्माण धातु से होता है। धातु को मूलांश भी कहा जाता है। क्रिया में हम पढ़ेंगे धातु। धातु जो होता है वो क्रिया का मूल अंश होता है, इसीलिए इसे मूलांश भी कहते हैं। और धातु दो प्रकार का होता है, एक होता है मूल धातु और एक होता है यौगिक धातु। क्रिया धातु से निर्मित होता है। धातु भी दो प्रकार का होता है, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु क्या होता है? जैसे आपने देखा पढ़ना एक क्रिया है, दौड़ना एक क्रिया है। इसमें मूल रूप से आप देखेंगे तो पढ़ धातु है, इसमें दौड़ धातु है, लिखना में लिख धातु है। तो ये जो धातु है वही क्रिया का निर्माण कर रहे हैं। पढ़ धातु से पढ़ना क्रिया हो जा रहा है, दौड़ धातु से दौड़ना क्रिया हो जा रहा है। तो इस धातु को हम मूल धातु कहेंगे। दूसरा जो धातु होता है या मूलांश होता है क्रिया का, यौगिक धातु। मूल धातु के बाद है यौगिक धातु। यौगिक धातु को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है: प्रेरार्थक यौगिक धातु, सामान्य यौगिक धातु और नाम धातु यौगिक धातु। प्रेरणार्थक की पहचान कैसे करेंगे? एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम्पल से तो दे देगा कोई वाक्य, उसमें लिखवाना, पढ़वाना अगर आ रहा है तो वो हो जाएगा प्रेरणार्थक यौगिक धातु क्रिया। जैसे अगर इसका हिंट देखना चाहें, कीवर्ड देखना चाहें तो वाना आ रहा है इसमें। जब वाना आएगा तो इसमें कौन सा धातु हो जाएगा? प्रेरणार्थक धातु। दूसरा है यौगिक। यौगिक में क्या होगा? जब 2 क्रिया जुड़े रहेंगे, जैसे रोना, धोना, खा लेना, ये हमारा हो जाएगा यौगिक धातु। इसे सामान्य यौगिक धातु भी कहा जाता है। और तीसरा यौगिक धातु है नाम धातु। तीसरा यौगिक धातु नाम धातु है। इसमें क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, हथियाना, बतियाना, यानी कि याना लगा रहेगा इसमें। तो आप कुछ पहचान पा रहे हैं? एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा जल्दी से कि लिखवाना, पढ़वाना, वाना आ रहा है तो प्रेरणार्थक हो जाएगा। संयुक्त रूप से आएगा तो यौगिक हो जाएगा। जब याना याना आएगा तो नाम धातु हो जाएगा। इसके बाद हम क्रिया के भेद को देखते हैं। क्रिया के भेद को तो यहां ध्यान दीजिएगा, क्रिया के भेद कई आधारों पर होते हैं। पूछा जाता है कि क्रिया के कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं, क्रिया के काल के आधार पर कितने भेद होते हैं, क्रिया के रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं: भूतकाल क्रिया, वर्तमान काल क्रिया और भविष्य काल क्रिया। और रचना, इसे ही व्युत्पत्ति भी कहते हैं। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। इनको अन्य भेद भी कहा जाता है
या रचना के आधार पर भी कहा जाता है। तो रचना के आधार पर आप देखेंगे तो सहायक क्रिया एक हो जाएगा, रचना के आधार पर पहला सहायक क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा नाम बोधक क्रिया, चौथा द्विकर्मक क्रिया और पांचवा क्रियार्थक संज्ञा और अंत में सबसे महत्वपूर्ण है संयुक्त क्रिया। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि रचना के आधार पर क्रिया कौन सा है, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा और संयुक्त क्रिया। उसमें भी संयुक्त क्रिया की अगर बात की जाए तो संयुक्त क्रिया इनकी संख्या 11 होती है। संयुक्त क्रिया कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से संयुक्त क्रिया होते हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा, संयुक्त क्रिया में पहला होता है आरंभ बोधक, दूसरा होता है समाप्ति बोधक, तीसरा होता है अवकाश बोधक, चौथा होता है अनुमति बोधक, पांचवा नित्यता बोधक, छठा आवश्यकता बोधक, सातवां निश्चय बोधक, आठवां इच्छा बोधक, नौवां अभ्यास बोधक, 10वां शक्ति बोधक और 11वां पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ये 11 प्रकार के संयुक्त क्रिया होते हैं। इंपॉर्टेंट है, 11 प्रकार के संयुक्त क्रिया होते हैं। इनको हम लोग उदाहरण से भी अभी आगे करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा कर रहे हैं। आइए इनके उदाहरण को देखते हैं, उदाहरण से इनको और अच्छे से समझते हैं। पहला है कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार का होता है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं और यहां हम लोग पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार का होता है, पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन आज आपको ज्ञात होगा कि ये कठिन भी है थोड़ा सा। जैसे देखिएगा, प्रश्न पूछा जाए वह दौड़ता है, क्या होगा, सकर्मक या अकर्मक। वह लिखता है, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। वह खाना खाता है या वह खाता है। वह सोता है और अंत में एक लिख लीजिए, वह लिखता है। यहां पर है वह लिखता है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। एक और लिख लेते हैं, वह गाता है। ये सारे जो है एग्जाम में आए हुए हैं, सभी एक बेसिक एग्जाम में। वह गाता है, ध्यान से देखिए, इसमें पूछ देगा कि वह दौड़ता है, ये अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक वो होता है जिसमें जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पर पड़ेगा। जब कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा तो वो अकर्मक होगा, और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो वो सकर्मक हो जाएगा। नहीं समझ में आया, प्रश्न से देखिए एकदम समझ में आ जाएगा। वह दौड़ता है, अगर पूछा है वह दौड़ता है तो ये हमारा हो जाएगा अकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि दौड़ने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, बस उठा और दौड़ने लगा, तो ये हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, वह लिखता है, इसमें कौन सा क्रिया होगा, तो इसमें हो जाएगा सकर्मक। अब आप कहेंगे कैसे, कोई कर्म हो ही नहीं रहा, इसमें हो रहा है कर्म। लिखना एक कर्म है, और कभी भी लिखना शब्द आएगा भले ही उसके साथ कर्म नहीं जुड़ा है, लेकिन वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कहे हम कि वह लिख रहा है, तो कोई व्यक्ति अगर लिख रहा है तो वो कुछ ना कुछ लिख रहा होगा। वह आत्मकथा लिख रहा है, वह किसी की जीवनी लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है, वह निबंध लिख रहा है, वह गाना लिख रहा है, चुटकुला लिख रहा है, वो हिंदी का टॉपिक लिख रहा है, कुछ ना कुछ लिख रहा है ना। आपको वाक्य में कर्म भले न दिखाई दे, लेकिन अगर लिखा रहे कि वह लिखता है तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगर कोई ऐसा क्रिया है जिसका प्रभाव कर्म पर न पड़े, कर्ता पर पड़े, तो वो अकर्मक हो जाएगा। जैसे वह दौड़ता है,
क्या हो जाएगा? अकर्मक। वह सोता है, तो ये बताइए सोने के लिए कोई चीज जरूरी है कर्म? नहीं, हो गया और सो गया, तो वह सोता है, अकर्मक हो जाएगा। वह दौड़ता है, अकर्मक हो जाएगा। वह नाचता है, अकर्मक हो जाएगा। वह खाता है, क्या खाता है? हवा नहीं खाता है, कुछ न कुछ खा रहा होगा वो। वह आम खा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह बिस्किट खा रहा है। तो इसका मतलब अगर देगा कि वह खाता है, तो आप क्या करेंगे? सकर्मक क्रिया करेंगे। वह सोता है, तो सोने के लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। वह पत्र लिखता है, तो पत्र का कर्म हो रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और वह गाता है, इसको आप बताइए कमेंट करके, वह गाता है, इसका कमेंट में उत्तर दीजिए कि वह गाता है में सकर्मक होगा कि अकर्मक होगा। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, रचना के आधार पर जो क्रिया पढ़े हैं वो क्या होता है। तो सबसे पहला होता है कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, इसमें जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, इसमें जो हूं है वह सहायक क्रिया है। अंग्रेजी में पढ़े होंगे हेल्पिंग वर्ब, तो मैं पढ़ता हूं में हूं सहायक क्रिया है। इसके बाद पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? जब कोई क्रिया संपन्न हो रही है, उससे पूर्व में एक कोई क्रिया हुई हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। वह भोजन करके सो गया, वह भोजन करके सो गया, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पूर्वकालिक क्रिया। नाम बोधक क्रिया क्या हो जाएगा? जैसे लाठी मारना, लाठी मारना नाम बोधक क्रिया हो जाएगा। अगला द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्या होता है कि जब एक ही वाक्य में दो कर्म आए, जैसे अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाया, अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाया, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो दो कर्म हो रहा है। अध्यापक ने छात्र को पहला कर्म, और क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाया, दो कर्म हो रहा है, तो यहां पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। जब एक वाक्य में दो क्रिया आएगा तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसके बाद है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा का एग्जाम्पल है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, तो जो टहलना क्रिया है ना, टहलना ना आ रहा है, क्रिया है, तो टहलना क्रिया जो है वो संज्ञा के रूप में आ गया है, यानी क्रिया का अर्थ संज्ञा के रूप में लिया जाने लगा है, तो यहां पर क्रियार्थक संज्ञा आ जाएगा। और अंत में है संयुक्त क्रिया। जब दो क्रिया एक साथ आएगा तो संयुक्त क्रिया होगा। संयुक्त क्रिया की कुल संख्या 11 होती है, इसको हम लोग यहां पढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया की कुल संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से संयुक्त क्रिया होते हैं? तो यहां देखिएगा, संयुक्त क्रिया 11 होते हैं, और उसमें पहला है आरंभ बोधक, पहला आरंभ बोधक, दूसरा समाप्ति बोधक, तीसरा अवकाश बोधक, चौथा अनुमति बोधक, पांचवा नित्यता बोधक, छठा आवश्यकता बोधक, सातवां निश्चय बोधक, आठवां इच्छा बोधक, नौवां अभ्यास बोधक, 10वां शक्ति बोधक, और 11वां पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। इस प्रकार 11 संयुक्त क्रिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके उदाहरण से। तो आइए संयुक्त क्रिया को देखते हैं। जो 11 प्रकार के संयुक्त क्रिया हैं उनको उदाहरण से समझते हैं। पहला था कि आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें हो जाएगा वह जाने लगा, यानी कि उसकी आरंभ हो गई है क्रिया जाने की, तो ये आरंभ बोधक क्रिया हो जाएगा। समाप्ति बोधक क्रिया, उसका जो कार्य हो रहा था, क्रिया हो रही थी, वो समाप्त हो चुका है, तो समाप्ति बोधक होगा, जैसे वह जा चुका। तीसरा है अवकाश बोधक, यानी बीच में अवकाश ब्रेक लग जाएगा, वह जाना चाहता था लेकिन नहीं गया, यहां पर अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। चौथा है अनुमति बोधक, उसको अनुमति चाहिए, उसे जाने दो, उसे जाने दो, उसे लिखने दो, उसे पढ़ने दो, तो ये हो जाएगा अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। पांचवा है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया,
यहां पर देखेंगे तो कंटिन्यूअस रहता है, नित्य रहता है कोई चीज, वह जा रहा है, यहां पर नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया छठा है, उसे विद्यालय जाना पड़ा, उसे आवश्यकता पड़ी किसी चीज की तो उसे विद्यालय जाना पड़ा, तो ऐसे वाक्यों में आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, चपरासी ने सफाई कर डाली, यानी कि उसने पूरा कर दिया, यानी निश्चित हो गया कि उसने अपना कार्य पूरा कर दिया, तो ऐसे वाक्यों में निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होगा। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, सैनिक वापस जाना चाहता है, अगर किसी की इच्छा की बात हो और संयुक्त क्रिया उसमें आए तो वह इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होगा। नौवां है अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, मोहन नित्य मंदिर जाता है, मोहन नित्य पुस्तकालय लाइब्रेरी जाता है, तो ये सब आएंगे तो अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। 10वां है शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, मोहन गाना गा सकता है, यानी कि उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास शक्ति है, वो गाना गा सकता है। आप परीक्षा पास कर सकते हैं, यानी कि आपके पास शक्ति है, तो जब शक्ति या सामर्थ्य की बात हो तो शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। और अंतिम 11वां है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, हम साथ साथ उठते बैठते हैं, जब साथ साथ उठते बैठते हैं, हम साथ साथ पढ़ते लिखते हैं, ऐसे संयुक्त क्रिया वाक्य आए तो उसमें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होगा। तो चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कुछ प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की क्रिया होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो अकर्मक, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो सकर्मक होता है। और हम लोग पढ़े हैं कि काल के आधार पर 3 प्रकार का, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। अगला प्रश्न है काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो काल के आधार पर 3 भेद होते हैं। उत्तर देखिए, काल के आधार पर 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, और कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, पक्षी उड़ता है। अच्छा आप बताइए पक्षी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यहां लिखा है पक्षी उड़ता है, कमेंट करिए जल्दी से। पक्षी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, चिड़िया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, देखिए दोनों है तो पर्यायवाची, खग, विहग, पक्षी, चिड़िया ये सब पर्यायवाची है, लेकिन पक्षी जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा और चिड़िया जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। चिड़िया आकाश में उड़ती है, पक्षी उड़ता है, यह सही है, शुद्ध रूप लिखा हुआ है। लेकिन क्या यह सकर्मक होगा, नहीं होगा। उड़ने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा है। बच्चा रोता है, ये भी नहीं होगा, ये भी अकर्मक क्रिया होगा। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलने का काम कर्म पर हो रहा है, क्रिकेट पर हो रहा है, तो इसका मतलब उत्तर सी सही है। राधा नाच रही है, नाचने के लिए कोई कर्म नहीं आवश्यक है, ये कर्ता पर प्रभाव पड़ जा रहा है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। उम्मीद है समझ में अब आ रहा होगा आपको। चौथा प्रश्न है निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में अकर्मक नहीं है, तो पहला है जंगल में हिरन दौड़ रहा है, दूसरा है छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, तीसरा है सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, चौथा है आलसी बच्चे देर तक सोते हैं। तो बताइए अकर्मक नहीं है यानी कि सकर्मक है, दौड़ता हिरन दौड़ रहा है, तो यही जो है दौड़ने का जो क्रिया है ये अकर्मक क्रिया हो जाता है, दौड़ने का क्रिया अकर्मक होता है। अच्छा अकर्मक नहीं पूछा आपसे, आपसे तो सकर्मक पूछा है, यानी अकर्मक नहीं है, तो ये जो है अकर्मक है। छोटे बच्चे बात पर रोते हैं, अकर्मक है। सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, यही हो जाएगा हमारा अकर्मक नहीं है यानी कि सकर्मक है। और आलसी बच्चे देर तक सोते हैं, तो सोना भी अकर्मक है। उत्तर देख लीजिए, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया में सकर्मक हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने है मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, तो पढ़ाया जो है, पढ़ाया मतलब कि उनको प्रेरित किया, अगर प्रेरित नहीं करता तो वो शायद नहीं पढ़ते हैं ना।
तो प्रेरणार्थक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। छठा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? जब कोई क्रिया संपन्न हो जाए उसके बाद दूसरी क्रिया हो। जैसे देखिएगा, अंकिता खाना खाकर पढ़ने लगी, यही उत्तर हो जाएगा। मोहन पत्र लिख रहा है, मेघा भोजन कर रही है, चिड़िया दाना चुग रही है। तो अंकिता ने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो पढ़ने लगी, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। देखिए उत्तर ए सही है। अगला सातवां प्रश्न है, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़ करके कर्ता पर पड़ेगा तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, और जब कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इस प्रकार उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कर्म पर न पढ़ करके कर्ता पर पड़े तो उत्तर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। देखिए उत्तर इसका अकर्मक क्रिया। आठवां प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? इस प्रश्न को आप स्वतः से अगर कर लिए तो समझ जाइए कि सकर्मक अकर्मक आपको समझ में आ गया। आप लोग कमेंट करिए इसका उत्तर। मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है? चाय पी रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए चाय कर्म नहीं देता, मजदूर पी रहा है, तो क्या अकर्मक मानते? नहीं, तब भी सकर्मक, क्योंकि पीना जो है वो अकेले से हो ही नहीं सकता है। पी रहा है तो क्या पी रहा है? हवा पी रहा है, हवा तो दिखाई देगा नहीं, कुछ ना कुछ पी रहा है। चाय पी रहा है, पानी पी रहा है, जूस पी रहा है, लस्सी पी रहा है, दूध पी रहा है, खून पी रहा है, और 50 है। मजदूर चाय पी रहा है, मजदूर पी रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बालक बहुत देर से सो रहा है, बालक बहुत देर से सो रहा है, तो सोना के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। अम्मा खाना बना रही है, क्या बना रही है? खाना बना रही है, तो यहां पर भी सकर्मक क्रिया हो जाएगा। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहां पर भी सकर्मक, यानी कि क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। क्या पी रहा है? कुछ न कुछ पी रहा है, तो सकर्मक बचा। बालक बहुत देर से सो रहा है, भले बालक है लेकिन ये जो है सो रहा है बालक, लेकिन कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका कोई कर्म नहीं हो रहा है। सोना एक क्रिया है, न कि कर्म है, तो ध्यान दीजिएगा। सोना, रोना, दौड़ना, मारना, ये सब आएगा तो अकर्मक क्रिया होगा। भले ही इसके साथ बहुत लंबा सा वाक्य आपको बना दे, कंफ्यूज नहीं होगा, सब अकर्मक होगा। जब भी लिखा रहे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये सारा जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बालक बहुत देर से सो रहा है। 9वां प्रश्न है, वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है उनको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो संज्ञा या विशेषण से बने नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगला, निम्न में से किस वाक्य में टहलना शब्द क्रिया नहीं है? तो टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना यहाँ पर क्रिया है लेकिन संज्ञा के रूप में आ गया है टहलना, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? वह नहाकर आया, मछली तैरती है, वह खाना खाता है, वे डूब गए। एकमात्र दिख रहा है वह खाना खाता है, यहीं पर सकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि कुछ न कुछ खाता है, खाना खाता है, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न है, मोहन रमेश से पेड़ कटवाता है। देखिए कटवाता है यानी कि प्रेरित कर रहा है ना, पढ़वाता है, पढ़ाता है, कटवाता है, लिखवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाया, दो कर्म आ रहा है, इसका मतलब द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। कंफ्यूज ना होइएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा यहां पर। 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए आप लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं और आज क्रिया भी पढ़े हैं, आसानी से ये प्रश्न हो जाना चाहिए। जैसे देखिए खटाई लिखा है तो ये खट्टा से बना हुआ है, और खट्टा, मीठा, अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, ये सब गुणवाचक विशेषण शब्द है, यानी कि विशेषण है। उतराई, ये जो है उतरना शब्द से बना है, उतरना क्या है? क्रिया है। दौड़ ये क्रिया है, पढ़ाई क्रिया है, यानी ये क्रिया से बना हुआ, ये क्रिया से बना, ये क्रिया से बना, यही बस जो है क्रिया से नहीं बना है।
तो यही तो पूछा है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा खटाई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खटाई। देखिए आपके सामने उत्तर है खटाई जो है वह भाववाचक संज्ञा है, लेकिन क्रिया से नहीं बना है, विशेषण से बना है। कमेंट करके आप एक प्रश्न बताइए कल की क्लास का कि जो भाववाचक संज्ञा है वो कितने शब्दों से बनता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने शब्दों से होता है, किससे किससे होता है। 15वां प्रश्न आपके सामने है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? उसने मेरे लिए सामान खरीदा, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाते हैं, यही सी उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, जितवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा रूप है? तो देखिए जितवाना क्रिया जो है वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाएगा। इसका उत्तर हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। लेकिन आप पूछेंगे कि आखिर होता क्या है ये? तो देखिएगा जो प्रेरणार्थक है, जो प्रेरणार्थक क्रिया है इसका दो रूप होता है। प्रेरणार्थक क्रिया पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक जो होता है जिसमें आपका आ जाएगा जिताना और द्वितीय में हो जाएगा जितवाना। थोड़ा बहुत समझ में आया? आगे अभी पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे लिखाना प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा, पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा, अब लिखवाना द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा और यहां पर पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 17वां प्रश्न है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, कौन सी क्रिया है? तो पंडित जी ने एक कार्य कर लिया, हवन करा दिए, अब वो कथा कह रहे हैं, यानी कि एक पूर्व में कार्य हो चुका है, दूसरा कार्य शुरू हो गया है, तो हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। 18वां प्रश्न आपके सामने है, किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुआ है? यानी कि देखिए पूछा है अकर्मक क्रिया कौन सा है? मदारी भालू को नचाता है, यहां पर हो जाएगा सकर्मक। मां पुत्र को समझाती हैं, यहां पर भी हो जाएगा सकर्मक। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, यहां पर भी हो जाएगा सकर्मक, क्योंकि क्या बनाया? चित्र बनाया। किसको समझाया? पुत्र को समझाया। नाचता है, कौन नाचता है? भालू नाचता है, मदारी नचाता है। वह बिना बात के हंस रही है, तो हंसना जो हो जाएगा वह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यही पूछा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। देख लेते हैं, वह बिना बात के हंस रही है, वह हंस रहा है, वह हंसने लगा, तो ये सारा जो है अकर्मक हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने रामू की पिटाई कर दी, उसने रामू की पिटाई कर दी, तो इस वाक्य में कौन सा क्रिया हो जाएगा? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त क्रिया हो जाएगा। देखिए पीटना और करना दोनों काम, अगर कहता उसने रामू को पीटा तो सामान्य हो जाता, पिटाई कर दी संयुक्त क्रिया हो जाएगा। संयुक्त क्रिया कितने प्रकार का होता है? 11 होता है। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। अंतिम प्रश्न है, मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, तो इसमें उत्तर हो जाएगा हंसना अकर्मक क्रिया है, तो उत्तर हो जाएगा ए। देखिएगा मीरा जोर से हंसी में अकर्मक क्रिया हो। तो कैसा लगा ये वीडियो? हिंदी का तीसरा टॉपिक, बाकी के 2 टॉपिक भी अपलोड हो चुके हैं। आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर के संज्ञा और सर्वनाम के वीडियो को भी पढ़ लीजिएगा। वहां पर आप पढ़ेंगे और उसके बाद अंतिम में आपको ऐसे ही प्रश्न कराए गए हैं, प्रश्न को जरूर करिएगा और अपने जूनियर छोटे भाई दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए और ऐसे ही सपोर्ट आगे करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।